अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर कशीदा होते नजर आ रहे हैं और सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। और ये कशीदगी पैदा हुई है इन तमाम वाक़यात के बाद, जो रूसी शहर उफ़ा में पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जो बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई थी, वो आज भारतीय इंतज़ामात के बाद फिर दम तोड़ती नजर आ रही है। भारतीय रियासत पंजाब में गुरदासपुर के पुलिस स्टेशन में आज भारतीय फौज की वर्दियां पहने 3 दहशतगर्द दाखिल हुए और कई घंटे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में हमला आवरों समेत 11 अफराद मारे गए। पाकिस्तान ने भारत में होने वाली दहशतगर्दी की इस शदीद अल्फाज में मजम्मत की, लेकिन भारत ने रिवायत बरकरार रखी और वाक़े के फौरन बाद बगैर किसी सबूत के, बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हमले के बाद सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ाने के अहकाम जारी कर दिए और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हो रहा। इससे पहले भी भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया, लेकिन बाद में होने वाली तहकीकात में हमला आवर भारतीय इंतहा पसंद निकले। भारतीय मीडिया में मुसलसल बात हो रही है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो मूवमेंट वहाँ पर नई रिवाइव हो रही है उस हवाले से भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मगर एक पूरी तारीख मौजूद है ऐसे वाक़यात की जिसमें वाक़या हुआ, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया, बगैर तहकीकात के लगाया गया, मगर बाद में कुछ और साबित हुआ। 18 फरवरी 2007 को समझौता एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारत ने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, लेकिन बाद में तहकीकात के बाद हमले में भारत पसंद ग्रुप मुलविस निकला और उसके बाद हमने देखा कि इस हवाले से कोई वो पेशरफ्त नहीं हुई जिस तरीके से भारत की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता था। समझौता एक्सप्रेस के वाक़े पर जब तहकीकात के बाद मामला उलट निकला तो तहकीकात उस तरीके से नहीं हुई, सजाएं उस तरीके से नहीं दी गई, मामला उस तरीके से नहीं उठाया गया जिस तरीके से भारत इल्ज़ाम लगाता रहा था। 8 सितंबर 2006 को मरीगांव में होने वाले बम धमाकों में भी इल्ज़ाम भारत ने पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन बाद में हमले में RSS मुलविस निकली और यह साबित हुआ। 18 मई 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में होने वाले बम धमाकों में भी का इल्ज़ाम पाकिस्तानी तंजीमों पर लगाया गया, पाकिस्तान से मुंसलिक जो तंजीमें भारत करता है उन पर लगाया गया, लेकिन बाद में खुद भारतीय तहकीकाती इदारों ने हमलों में भारतीय इंतहा पसंद ग्रुप RSS के मुलविस होने का एतराफ़ किया। यहाँ पर नुक्ता यह है कि एक ऐसे वक्त में जब बहुत ज़्यादा बयानबाजियों के बाद, उफ़ा में होने वाली मुलाकात के बाद कुछ लग रहा था कि बर्फ़ पिघलेगी, कुछ लग रहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, क्या वजह है कि तहकीकात का इंतज़ार नहीं किया गया? क्या वजह है कि वाक़े के फ़ौरन बाद इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया? क्या वजह है कि इन तमाम बातों के बावजूद कि भारत में खुद बहुत ज़्यादा ऐसी तंजीमें मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी मूवमेंट मौजूद हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत के अपने अंदर के मामलात बताने के लिए काफ़ी हैं, उसके बावजूद फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। हमने आपको अभी कुछ वाक़यात बताए हैं जिसमें इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पर लगाया गया था, मगर बाद में पता चला कि खुद भारत की अपनी तंजीम इन वाक़यात में मुलविस है। इसके अलावा भी कई वाक़यात हैं जिसमें भारत ने बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बाद में इन हमलों में भारत ही में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप मुलविस निकले। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले मार गिराए जाने वाले ड्रोन के भारतीय हुदूद से दाखिल होने की तस्वीर और वीडियो जारी की है। यह भी बताया है कि कितनी बार पाकिस्तानी सरहदी हुदूद की जासूसी करने के लिए खिलाफ वर्जी की गई और भारतीय फौज की मौजूदगी इन वीडियोज़ में और इन तस्वीर में साफ नजर आ रही है। ISPR के मुताबिक ड्रोन से 6 तस्वीर मिली हैं जिससे इस ड्रोन के भारतीय होने की तस्दीक हो रही है। उड़ान के बाद ड्रोन कंट्रोल लाइन के पार पाकिस्तान की जासूसी करता रहा और ड्रोन ने पाकिस्तानी चौकी की तस्वीर भी खींची। इन दोनों वाक़यात के बाद एक बार फिर पाक भारत सरहदी जो कशीदगी है उसमें इजाफा हो गया है और भारतीय हटधर्मी की वजह से नवंबर में होने वाली पाक भारत क्रिकेट सीरीज भी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज मनसूख करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दोनों मुल्कों में बेहतर ताल्लुकात की जो उम्मीदें थी वो एक बार फिर दम तोड़ गई हैं। और ये भी बयान भारतीय क्रिकेट बोर्ड के तरफ से सामने आया कि जब तक दहशतगर्दी के वाक़यात ख़त्म नहीं हो जाते तब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई सीरीज नहीं हो सकती। हालांकि आपके इल्म में होगा कि अब से कुछ दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि भारतीय तंजीम रॉ के पाकिस्तानी तंजीम के साथ ताल्लुकात हैं। ये खबर सामने आई थी कि बाकायदा तौर पर स्कॉटलैंड यार्ड को जो बयानात रिकॉर्ड कराए गए हैं और जो मुख्तलिफ मुल्जिम हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उनमें से एक मुल्जिम को खुद स्कॉटलैंड यार्ड ने एक रिटन दस्तावेज़ दी थी और उस दस्तावेज़ को बाद में स्कॉटलैंड यार्ड ने ओन भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भारत की तंजीम रॉ की तरफ से पैसे मिलने की, भारतीय फंडिंग मिलने की जो है वो शवाहिद मौजूद है या फिर एतराफ़ किया गया है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से सीरीज़ मुलतवी करने के या इस किस्म के मामलात की अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। इस सब पर बात करेंगे। AVM शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ साथ
BS जसवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, उनसे भी बात करेंगे, भारत से हमें ज्वाइन करेंगे। BS जसवाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइएगा, वाकया हुआ अफसोसनाक वाकया है, पाकिस्तान की तरफ से शदीद तनकीद भी की गई है, मजम्मत भी की गई है इस वाकये की कि वाकया नहीं होना चाहिए था, मगर बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर फिर इल्जाम लगाया गया है। क्या जो उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों उफा के वाकये के बाद, या फिर पाकिस्तान और भारत क्रिकेट खेलें ताल्लुकात बेहतर हों, वो क्या दम नहीं तोड़ जाएंगी ऐसे बगैर किसी तहकीकात के अगर इल्जाम लगाए जाएंगे? पहले तो मेरी गुस्ताखी माफ हो कि मैं उर्दू इतनी अच्छी तरह डेप्थ में नहीं समझता हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं कि जो ओपिनियंस यहाँ पर हैं कि ये कार्रवाई जो है पाकिस्तान के सॉइल से की गई है, ये कई जगह ओपिनियन दिए जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि किसने किया है, कौन से ग्रुप ने किया है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। पहली चीज कि ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सॉइल से किया गया है, ये एक्सट्रापोलेशन तब आते हैं जबकि पास्ट एक्सपीरियंस हो। ये पास्ट एक्सपीरियंस जो है दहशतगर्द का, हमें पता है कि, और अफसोस है मुझे खुद को कि आपके यहाँ पर भी दहशतगर्दी का बहुत एक मसला है जो कि इट इज वेरी पेनफुल। लेकिन ये भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वहां से पाकिस्तान के सॉइल से लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं और उन्होंने किया। तो ये जो एक्सट्रापोलेशन उस चीज के कारण किया है। जहां तक ताल्लुकात ये उफा के बाद में था, वहां पे एक बड़े अच्छे माहौल में बात की गई थी, जहां पे एक इशू बेस्ड मीटिंग नहीं थी। वो मीटिंग जो थी एक डिप्लोमेटिक कर्टसी के तौर के ऊपर, और वहां से स्टार्ट पॉइंट हुआ था कि हमारे NSA आपके उनसे मिलेंगे, आपके जो हमारे DGPs है, BSF है, आपके रेंजर्स के DG से मिलेंगे। लेकिन जब सजाद साहब वापस गए, उन्होंने जो बयानात वहां पे किए वो टोटली अलग थे जिस स्पिरिट में जो उफा में बात हुई थी। इस कारण ये थोड़े से जो रिलेशनशिप्स हैं वो सार हो जाते हैं। अच्छा सर, आपने कहा जैसे कि शुरुआत कर रहे हैं माजी के वाकयात की वजह से, आपने कहा जो एक्स्ट्रापोलेशंस हैं, माजरत के साथ पाकिस्तान की भी कुछ इस हवाले से शिकायत रही हैं। जो मिस्र में शर्म शेख में मुलाकात हुई थी मनमोहन साहब की और गिलानी साहब की, उसमें बलूचिस्तान के हवाले से सबूत दिए गए थे। फिर मनमोहन सिंह साहब पर बड़ी तनकीद भी हुई थी जब वो भारत वापस गए। इसके अलावा आपने अगर हालिया तौर पर देखा हो कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से लंदन में बाकायदा तौर पर यह बयान सामने आया कि हमने एक विटनेस के साथ ये मालूमात शेयर की हैं कि ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जिसके खिलाफ या यहाँ पर जो एक ऑपरेशन भी जारी है, जो एहतजाज भी करते रहते हैं, उनकी फंडिंग वहाँ रॉ की तरफ से हुई है। मगर इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर क्रिकेट की वो कैंसिल कर देना या इस किस्म के मामलात या ताल्लुकात खराब करना इंडिया की तरफ से हो रहा है। हालांकि अभी तहकीकात भी नहीं आई। मैंने अभी 3 मिसालें बताई हैं, समझौता एक्सप्रेस का वाकया हो, मलीगांव बॉम्बिंग का वाकया हो, हैदराबाद की मक्का मस्जिद का वाकया हो, इन सब के भी फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगा था, बाद में RSS साबित हुई या फिर कोई और तंजीम साबित हुई। तो हिस्ट्री से ये नहीं सबक सीखना चाहिए कि फौरन इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, तहकीकात का इंतजार करना चाहिए? आपकी राय जो है बिल्कुल आपकी राय है और हो सकता है दुरुस्त है, लेकिन मैं जब एक्स्ट्रापोलेशंस की बात कर रहा हूं, जब एक तरफ जो है हम जो है अपना बस वहां पे जाके डिप्लोमेसी कर रहे हैं और दूसरी तरफ द गैंग ऑफ 4 वो आके हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, ये इसके कारण एक बहुत बड़ी चीज जो आ गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, हमारी तरफ से जो ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं आपको ये साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा कि जो आवाम है, पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आते हैं, बड़ी अच्छी अपने माहौल में मिलते हैं। हमारे लोग वहां जाते हैं, खा वो क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं, वहां पे कई लोग मैंने सुना है जब चाय पीने के लिए बाहर जा रहे कहते हैं आज आप हिंदुस्तान से हैं, आपसे हम पैसे भी नहीं लेंगे। जो नॉर्मल आवाम है वो उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो सब चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन कुछ एक कार्रवाइयां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ये लेटेस्ट उफा का जो है, वहां पे बड़ा अच्छा स्टार्ट था, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये जो डिप्लोमेटिक तार है ये दोबारा प्लग इन हो जाए और दोबारा कनेक्शन इसमें शुरू हो जाए।
लेकिन जैसे ही आपके जो वहां पे मिनिस्टर गए आपके वापस, उन्होंने जो बयानात दिए, दे वर टोटली कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट जिसके तहत जो वहां पे बातचीत हुई थी। तो क्या हुआ? वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। अगर ये के साथ ये बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल अधरविंद है यहाँ का जो तासुर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया था कि जी कश्मीर को लेकर हर बात की जाएगी, कश्मीर को एक तरफ रखा नहीं जाएगा। मिनिस्टर साहब की तरफ से ये बयान दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान में तासुर यह है कि जैसे ही ओफा का वाकया हुआ, जो ना सिर्फ कंट्रोल लाइन पर बल्कि जो पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री है उसकी भी खिलाफ वर्जी भारतीय फौज की तरफ से शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा तनाज़ात हो गए थे। जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल अलग है उस तरफ और इस तरफ। नहीं, आप देखिए, कश्मीर के मसले के बारे में कोई भी जो है बात हुई नहीं थी बिल्कुल भी वहां पर, और उसको जाते ही वहां पे कहना कि कश्मीर के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी, आपने फुल स्टॉप लगा दिया। क्या वो बात दुरुस्त है? जब जिस मसले पे कोई बात ही नहीं हुई है, पैरामीटर्स वर लेड डाउन कि हम जो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो उस वक्त जो है ये कश्मीर के मसले को थोड़ा साइड पे रखना चाहिए था। लेकिन आपने जाते ही वहां पे जो है सारा का सारा जो बोल दिया। ठीक है, आपकी फिलॉसफी है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जितना भी वहां पे गरम जोशी के साथ हाथ मिलाया गया वो ठंडा पड़ गया। मतलब मगर आप समझते हैं कि जो वजीर हैं वो उनके जो बयानात हैं, एक तो एक हिस्टोरिक पोजीशन है पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से, उसके बाद तो अगर वुजरा के बयान की वजह से आप समझते हैं, और वो भी जो डोमेस्टिक मीडिया को बयानात दिए गए हों उसकी वजह से अगर आप समझते हैं मामला ठंडा पड़ गया, तो भारत में तो वजीर की तरफ से यह भी कहा गया कि हम टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से देंगे। भारतीय वजीरों की तरफ से ही नहीं बल्कि वजीर आजम मोदी साहब की तरफ से बहुत ही सख्त बयानात दिए गए हैं। अभी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे थे उनमें भी वजीर आजम नवाज शरीफ ने, आपके इल्म में होगा कि जब से वो वजीर आजम बने हैं 27 माह में कोई एक बयान ऐसा नहीं है जो उनकी तरफ से इस नोयत का दिया गया हो जो ताल्लुकात खराब करता हो या उनके इलेक्शन से पहले विजन के खिलाफ हो। मोदी साहब तो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए डोमेस्टिक इलेक्शंस में बहुत ज्यादा सख्त बयान दे चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये तो खैर गलत है कि हम टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से देंगे, ये आई एम 200% श्योर, ये कभी नहीं हमने कहा। उसका जवाब हम सख्ती से देंगे। ये तो बड़ा मशहूर जुमला है। मैं उम्मीद करता हूं अगर प्रोड्यूसर साहब के पास वो वीडियो में आपको वो सुना देता हूं कि टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से देंगे, वो बड़ा मशहूर जुमला है। मगर अगर मेरे साथ रहिएगा जसपाल साहब, मेरे साथ एवीएम शहजाद चौधरी साहब भी मौजूद है, अगर उनका भी मैं मौकफ आपके साथ साथ मालूम कर लूं। शहजाद चौधरी साहब, पाक इंडिया के उसमें बात हो रही है, आज भारत में वाकया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त किस्म की मजम्मत की गई है कि दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात नहीं होनी चाहिए और हम मजम्मत करते हैं। मगर जाहिर है जसपाल साहब भी कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री है उसकी वजह से इस किस्म की बातें होती हैं कि पाकिस्तान पर ये शकूक व शुबहात जाते हैं। आप समझते हैं कि माजी के कुछ वाकयात मैंने कोट किए, अगर आप देख रहे थे कि उसकी रोशनी में नताइज जाने का इंतजार किया जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट इस किस्म की तनकीद हो जिससे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पाएंगे। देखिए, एक तो यह है कि भारत के अंदर जब भी बदकिस्मती से इस किस्म का कोई वाकया होता है तो उसके फौरन बाद इमीडिएटली वो लोग पाकिस्तान पर इल्जाम धर देते हैं, जब तक कि अभी उनका वो ऑपरेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ होता और उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई होती। ये जसवाल साहब जैसे लोग और इस किस्म के लोग जो कि हायर पोजीशंस पे रहे हैं, उनको पता है कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के कभी कोई बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत साबित हो जाए। जिस तरीके से कि कोस्ट गार्ड का इनका एक बहुत बड़ा मामला था जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक कश्ती के ऊपर इल्जाम लगाया और फिर डीजी कोस्ट गार्ड को सैक करना पड़ा क्योंकि उसने झूठ बोला था और वो गलत स्टोरी थी जिसके ऊपर 2-3 खबरें चलती रही। इसी तरीके से जब हम अगर तारीख के पैराए में हर चीज को देखना चाहते हैं तो फिर तो 1971 भी आता है, फिर तो सियाचिन भी आता है, फिर तो ये भी आता है कि भारत बलोचिस्तान के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अमल पैरा है, फिर तो ये भी आता है कि जो अफगानिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं और वो किस तरीके से फाटा में इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। और फिर आपने 2-3 मिसालें दी जिस तरीके से कि पाकिस्तान की कुछ जमातों को या कुछ ग्रुप्स को भारत की तरफ से फंडिंग की जाती है, जिसके ऊपर के इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं और डिपोजिशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं। अच्छा, मुझे क्यों लगता है कि बदकिस्मती से देखिए भारत ये भूल जाता है कि उनके यहाँ कम से कम 33 रिकॉर्डेड ऐसी तहरीकें, ऐसी इंसर्जेंसीज हैं जो एक वक्त चल रही हैं। यानी ये खुद जनरल साहब जानते हैं, ही नोज इट वेरी वेल।
ये वहां के रहने वाले हैं, इज फ्रॉम द मिलिट्री, ही नोस के फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू पूरा ईस्ट और साउथ की तरफ जाते हुए कम से कम 250 के करीब जिले ऐसे हैं जो कि इस वक्त इंसर्जेंसी के अंदर है। खालिस्तान को अगर इन्होंने, देखिए मोदी साहब की पॉलिसीज बदकिस्मती से ऐसी रही हैं जहां पर इनकी माइनॉरिटीज इनसे एलियनेट हुई हैं, माइनॉरिटीज बहुत तंग हुई हैं। कश्मीर के अंदर देख लीजिए, सिखों के अंदर देख लीजिए, क्रिश्चियंस के अंदर मामलात हुए, और इसकी वजह से वहां पर एक इस किस्म का एक जज्बा आना। बहरहाल ये उनके अपने मसाइल हैं और हम ये देखते हैं कि जब भी इस किस्म का वाकया किया जाता है तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन आता है, लेकिन उसको पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए इस्तेमाल करना बदकिस्मती से एक ऐसा नेगेटिव अमल है। और फिर उसके लिए बेशुमार मिसालें दी जाती हैं कि जी ये हुआ जब बस गई और ये हुआ, भाई वो हो चुका, सियाचिन हो चुका। अगर पाकिस्तान एक बड़ा दिल रख के मूव करने के लिए तैयार है तो आप भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए, सब्र कर लीजिए, देख लीजिए उसको इन्वेस्टिगेशन। हम मुंबई का मिसाल दी जाती है, मुंबई का वाकया ऐसा था जहां पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। आपके यहां सारा एविडेंस है, मुकदमा आप चाहते हैं कि पाकिस्तान चलाए। भाई जब आपके पास सब एविडेंस आपकी तरफ है, आपको जो आदमी को हैंग कर दिया आपने, जिन लोगों की आपने एविडेंसेस लिए उनको पाकिस्तानी डिफेंस लॉयर्स को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत नहीं है, तो किस तरीके से कौन सा कोर्ट है दुनिया का जो कि उस किस्म की एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा जो कि क्रॉस एग्जामिन नहीं होती। ये बेसिक असूल हैं जो वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि नियतों में खराबी है और नहीं आगे मूव करना चाहते तो इसलिए भारत आगे मूव नहीं करेगा। वो बहाने ढूंढेगा आपके ऊपर इल्जाम लगाने के और ये कहने के कि पाकिस्तान की तरफ से ये खराबी की जाती है। पाकिस्तान बढ़ना चाहता है, छोटा मुल्क होते हुए भी आपके साथ बढ़ना चाहता है, लेकिन खुदारा कुछ आप भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए। जैसा साहब, आप इंडियन मिलिट्री के, आर्मी के बड़े हाई रैंक ऑफिसर रहे हैं, शहजाद चौधरी साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े हाई रैंक ऑफिसर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पता है कि ऐसी बातें बगैर तहकीकात के नहीं होती, इसलिए जरा तारीख से सबक सीखते हुए इस तरीके से इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। गुड इवनिंग मार्शल, हाउ आर यू? जी बहुत मेहरबानी जी, वेरी वेल, आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नहीं, आई टोटली एग्री कि हर चीज की तहकीकात के बाद में ही जो है इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं। लेकिन कई एक चीजें ऐसे हैं जो डॉट्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहे हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं डॉट्स को कनेक्ट कर सकता हूं क्योंकि मेरे आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड, मेरे खुद इंटेरोगेशंस मेरे सामने पुटअप होती थी, मैं पढ़ता था उनको। पूरी चीजों की एविडेंस है कि वहां से टेररिस्ट बेसिस से कहां पर है कहां नहीं है। हमारे पास साफ वो लोग नजर आते थे पिकेट से कि आज यहाँ पे जो है इतने लोग इसमें आए हैं। अब उसको अगर पाकिस्तान डिनाई करता है कि नहीं ये नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो फिर क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान का ये एक एजेंडा है, नेशनल एजेंडा। पार्डन मी, दिस आई एम एक्सप्रेसिंग माय व्यू कि पाकिस्तान का नेशनल एजेंडा है टू ब्लीड इंडिया। आप देखिए 78 में जब ज़ियाउल हक साहब ने जो वहां पे इस पे बयान दिया था, ऑप्टो पैक, हु इज एन इनका प्रिंस, जो फेजेस उन्होंने दिए थे वो पूरा पता है। अभी आपके मुशर्रफ साहब ने जो कारगिल में किया वो सबको पूरा पता है। द गैंग ऑफ 4 आपको पूरा किस्सा पता है। अशफाक हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है, जनरल अजीज ने अपनी किताब में लिखा है, ब्रिगेडियर मसूद आलम उन्होंने जो है वो वहां पर जो 80 ब्रिगेड कमांडर थे, ये सब ने जो बताया है। मेरा कहने का ये मतलब ये है, देखिए ब्लेम गेम कैन कंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू इफ द मैच्योर सोसाइटी हम जो है इस चीज को, मसले को हल करने की कोशिश ना करें। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो छोटी छोटी कार्रवाइयां हो रही हैं, जितना भी काम हुआ होता है उससे खराब हो जाता है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। शहजाद साहब, फाइनल कमेंट अगर आप देना चाहें। देखिए मैं इन्होंने बहुत सारी मिसालें दी। मैं इनके यहाँ बरखा दत्त की किताब, प्रवीण साहनी की किताब, उसके बाद वीके सिंह जो इनके इस वक्त डिप्टी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उनकी व्हेन ही वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स
का नाम लिया जहां पर कि उनको आर्मी फीड करती थी, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे फ्रॉम कश्मीर। यानी 2004 के बाद, 2003 के बाद इनके अपने लोगों की, इंडियन एक्सप्रेस की खबरें और इनके आर्टिकल्स निकाल लीजिए शेखर गुप्ता की, और वो उसका कहना और इनके अपने आर्मी लीडर्स का कहना, ट्रैक 2 के अंदर इनकी हायरार्कीज जो फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरीज रह चुके और जो जनरल्स रह चुके, उनका कहना कि 2003 के बाद कश्मीर में जितना अमन आया है वो उससे पहले मौजूद नहीं था, और मुकम्मल तौर पर अमन है, मुकम्मल तौर पर अमन है। इस हद तक कि इन्होंने इलेक्शंस करवाए, इस हद तक कि वहां पर जो टूरिज्म है दोबारा रिस्टैब्लिश हुआ। यानी एक देखिए 1999 के मामलात को लेके 2015 में अगर पॉलिसी बनाएंगे तो दे विल ऑलवेज बी एट फॉल्ट। उनको 2015 के मामलात को लेके, और मैं वो भी नहीं कहता, मैं कहता हूं 2003 के बाद ले लीजिए, 2003 के बाद के मामलात को लेके 2015 की पॉलिसी बनाए तो शायद ये ठीक होंगे, शायद ये रेलेवेंट होंगे। वरना ये दे आर लिविंग इन अ लॉस्ट टाइम एंड दे नीड टू एक्चुअली रेक्टिफाई देयर पॉलिसी। और मेरा ख्याल है ये पुरानी बातें हो चुकी हैं, आज की दुनिया बहुत अवेयर है, वो जानती है कि इंडिया कहां कर क्या कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि इंडिया को भी अब जान जाना चाहिए। साहब, जसवाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वाकया हुआ, पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत की गई है और रिवायत दोहराई गई है भारत की तरफ से कि बगैर तहकीकात के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाए गए हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद मजीद स्टोरीज के साथ दस्तरी के बाद आपसे मुलाकात होगी। अब ना धरने हैं ना ही कोई सियासी इंतशार, अब कोई उज़ुर काम नहीं आ सकेगा। हुकूमत को अपने वादे अब सच साबित करके दिखाना होंगे। जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात भी सामने आ गए। तहरीक इंसाफ दोहरी मुश्किलात का शिकार है। चित्राल से लेकर सखर तक सैलाब और बारिशों की तबाहकारियों ने हुकूमत और इदारों की कारकर्दगी का पर्दा चाक कर दिया है। इस बार भी पेशगी इक़दाम ना किए जा सके। मुल्ला उमर के गैर यकीनी मुस्तकबिल से अफगान तालिबान में इंतशार फैल गया। अमन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी हो सकता है। और जियो न्यूज के ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी पर अगवा के बाद तशद्दुद, तमाम सहाफियों के लिए खुली धमकी ही नहीं, सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। प्रोग्राम का आगाज आज करेंगे जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से, लेकिन यहां हम ये जिक्र नहीं करेंगे कि इससे किसको नुकसान पहुंचा, किसके लिए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट फायदेमंद साबित हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को क्या करना चाहिए था और वजीर आजम नवाज शरीफ को क्या करना चाहिए था, इस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर कैसा रद्द अमल उन्हें देना चाहिए था। आज हम बात करेंगे आगे की। हुकूमत जिसके लिए अब कोई चैलेंज नजर नहीं आता, एक नया पॉलिटिकल मैंडेट मिला है उन्हें, और उनका मैंडेट जो 2013 के इंतखाबात में उन्हें मिला था वो दुरुस्त साबित हो गया है। अब हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब हुकूमत के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नजर आते हैं, और हुकूमत की जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज था, उसमें भी हुकूमत कामयाब नजर आती है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद तो पूछेंगे हुकूमत के सबसे अहम वजीर से, जिन्हें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का दर्जा हासिल है या कहा जाता है, उनसे ज़रा पूछेंगे कि इस वक्त हुकूमत के क्या इरादे हैं, हुकूमत आवाम को और मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए क्या करेगी। लेकिन साथ साथ उनसे पूछेंगे कि आज असेंबली में उन्होंने बाकायदा तौर पर जो उनका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुआहिदा था, जिसके बाद ऑर्डिनेंस आया, जिसके बाद जुडिशल कमीशन बना, वो पढ़कर सुनाया, और उसमें ये कमिटमेंट थी कि अगर इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुरुस्त साबित हो गए, जुडिशल कमीशन ने फैसला नून लीग के खिलाफ दिया, तो नून लीग मुस्ताफी हो जाएगी। मगर अगर इल्जामात दुरुस्त साबित ना हुए, फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जामात के खिलाफ आया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इल्जामात वापस लेगी। और वो पूरा का पूरा पढ़कर सुना रहे थे और कह रहे थे हमें बड़ी मायूसी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि वो जुडिशल कमीशन का फैसला तो तस्लीम करते हैं, लेकिन अपने इल्जामात पर अभी तक कायम है। क्या वजह है कि उनकी तरफ से आज असेंबली में ये तकरीर की गई? इसकी वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शर्मिंदा करना। इसकी वजह है मुस्लिम लीग नून खुद एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टैंप लगाना चाहती है अपनी सक्सेस पर, या फिर और कोई इसकी वजह है। इसके अलावा हम ये भी पूछेंगे कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बातें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से की गई हैं कि धरनों के पीछे कौन था, ये मामला क्या है।
साथ साथ पूछेंगे कि आगे जाके हुकूमत के इरादे क्या हैं और किस तरीके से मियां साहब अपनी गवर्नेंस बेहतर करने का इरादा रखते हैं। इसहाक डार साहब वफाकी वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद हैं। इसहाक डार साहब बहुत शुक्रिया करने के लिए। आज आपने असेंबली में तकरीर की, इसके जो नकात हैं आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुआहदे के, ये आप सामने ले आए। जब फैसला आ गया, आपके हक में आ गया, यह कह दिया गया उस फैसले में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जामात गलत थे, यह साबित हो गया कि 2013 के इंतखाबात में आपका मैंडेट दुरुस्त था, उसके बावजूद जब आप इस किस्म की तकरीर करें तो यह क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शर्मिंदा करने के लिए है, अपनी जो सियासी फतह है उस पर एक और स्टैंप लगाने के लिए है, असेंबली में तकरीर करके, किस लिए है? नहीं शाहजेब साहब, इस तरह नहीं है। हमारी जो एक बड़ी लंबी उसकी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि जो हमारा मेमोरेंडम ऑंडरस्टैंडिंग एंड अकॉर्ड जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, जिसके साथ ही जो ऑर्डिनेंस हुआ था वो अनेक्शर लगा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट के यानी बुनियाद पे ये कमीशन बना और फिर कमीशन जो है उसका अपना रिपोर्ट आई। उसमें 4.2 सेक्शन 4.2 उसमें वो लिखा हुआ है कि अगर 4.1 ये है कि अगर कमीशन की डिटर्मिनेशन जो है वो पीटीआई के हक में और पीएमएलएन के खिलाफ होगी तो फिर हम फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन नया उसको 58(1) कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर कॉल करेंगे और चारों सूबाई असम्बलियां जो चीफ मिनिस्टर है वो भी गालबन आर्टिकल 112 के तहत वो भी उसी तरह चारों प्रोविंशियल असेंबलीज का भी इलेक्शन नया कॉल करेंगे। तो ये था 4.1 सेक्शन, जिसका मतलब ये था कि अगर पीटीआई के हक में होता और ये डिटरमिन होता कि इलेक्शन लोगों का फ्री एंड फेयर जो मैंडेट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता ओवरऑल बेसिस के ऊपर, तो फिर ये होना था। सेक्शन 4.2 जो है उसमें लिखा है कि अगर ये डिटरमिन होता कि इलेक्शन ओवरऑल बेसिस पे फ्री फेयर हुआ है और ये डिटर्मिनेशन वर्चुअली, जिसका मतलब पीटीआई के अगेंस्ट होगी, ऑल एलिगेशंस शैल स्टैंड विथड्रॉन। ये उनको हमने नहीं कहा कि आप करें, ये ऑलरेडी दे स्टैंड विथड्रॉन, देयर सिग्नेटरी। ये शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब ने पीटीआई की तरफ से उस कागज पे 1 अप्रैल 2015 को ये दस्तखत हुए थे अकॉर्ड, और उसके ऊपर उन दोनों के दस्तखत है और हमारी पार्टी की तरफ से जनाब इकबाल जफर झगड़ा जो जनरल सेक्रेटरी और मेरे दस्तखत हैं। और उसके चूंकि 2 असेंबलियां पीटीआई और पीएमएलएन के डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो एक बलोचिस्तान की थी और एक सिंध की थी। बलोचिस्तान में डॉक्टर मालिक साहब ने नेशनल पार्टी के बिहाफ पे उसको अफर्म किया हुआ है नीचे, और रहमान मलिक साहब ने पीपल्स पार्टी और जिरका की तरफ से उसने उसको अफर्म किया हुआ है। तो वर्चुअली इसी 4.1 में लिखा था कि वो जैसे वो असेंबलियां जो हैं, नेशनल असेंबली का भी दोबारा होगा, प्रोविंशियल का भी होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन उनके खिलाफ आती है और इलेक्शन फ्री एंड फेयर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल कंक्लूजन यही है, तो उसके बाद नंबर 1 ऑल एलिगेशन शैल स्टैंड विथड्रॉन, तो ऑटोमेटिकली विथड्रॉ हो चुके हैं। हमें सिर्फ इस वजह से क्लैरिफाई करना पड़ा क्योंकि खान साहब ने फरमा दिया कि मेरे एलिगेशंस वो स्टैंड करते हैं। वो एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी है, ऑनरेबल भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। तो मुझे उस आज डॉक्यूमेंट नेशनल असेंबली के फ्लोर पे उसको पढ़ना पड़ा और हम उसको भी सर्कुलेट कर रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि खान साहब अगर ना कहते तो ये अज्यूम्ड था कि जो एलिगेशंस हैं वो विड्रॉ हो चुके हैं, क्योंकि खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए आपको कहना पड़ा। मगर मुझे साथ साथ ये बताइएगा, और बतौर सीनियर वजीर के, और अज्यूम किया जाता है कि आप इतने ताकतवर वजीर हैं कि वर्चुअली आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आप ये वर्ड दे सकते हैं इस कौम को मियां साहब के बिहाफ पे या इस हुकूमत के बिहाफ पे कि जब अगले इंतखाबात होंगे तो ये भी नहीं होगा कि कोई ये कह रहा हो और आपकी हुकूमत मेक श्योर करेगी कि इस किस्म के इस्लाहात करे कि फॉर्म 15 के मसले थे, थैलों में सबूत ना होने के मसले थे, एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स छपने के और उनकी छपाई में के पीछे क्या मामला है इसके मसले थे, कोई ये सवालात भी ना उठा सके, अगले इंतखाबात इतने जबरदस्त कराएंगे, क्या ये वर्ड दे सकते हैं आप? शाहजेब साहब, हमारे वजीर आजम साहब इस पे कमिटेड हैं, मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह कमिटेड है। हमारा मैनिफेस्टो इलेक्शन जाने से पहले अवाम के साथ हमारी कमिटमेंट है, और आपने देखा कि ये अकॉर्ड और तो बहुत बाद में हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बहुत पहले लिख दिया था स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को कि आप दोनों हाउसेज की कमेटी बनाए, पार्लियामेंट्री कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, और वो काम कर रही है। आप मुझे बताएं कि करीबन 1 साल में 36 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 3 दर्जन। तो हमारी तो, और उसमें 4400 सफात पे मुश्तमिल रिकमेंडेशंस थी, और उसमें हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पार्लियामेंटेरियंस
हर एक को हमने कंसल्ट किया है। मेरी तो यहां तक ख्वाहिश है, और कल इंशाल्लाह कमेटी की जो मीटिंग हो जाए उसके बाद अपने व्यूज देंगे कि इंशाल्लाह ये हम कौम के साथ हमारी कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह जितने शफाफ इलेक्शन माजी को सामने रखते हुए, तजर्बात को सामने रखते हुए, शॉर्ट कमीज को सामने रखते हुए, ये जो रिपोर्ट आई है इसको भी कल मेरे एजेंडे में शामिल है कि इसको फॉर्मली रिकॉर्ड के ऊपर इस रिपोर्ट को हम सब कमेटी जिसमें लॉर्ड्स मेनली तमाम पार्टीज के मौजूद हैं उनको रेफर करेंगे कि आप ये कंपेयर करें कि इसमें जो शॉर्ट कमीज हैं क्या आपने इसको ऑलरेडी अब तक जो काम किया 80% के करीब उसको एड्रेस किया है। अगर किया है तो ठीक है, नहीं कोई चीज रहेगी तो उसको आप देखें। तो बिल्कुल हमारी वजीर आजम साहब की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से मैं आपको बिल्कुल ये कमिटमेंट देता हूं कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून बिल्कुल क्लियर है, तमाम को साथ लेके चलेगी और इसमें आईनी अगर इस्लाहात की जरूरत होगी, कानूनी इस्लाहात की जरूरत होगी, जो रिफॉर्म्स होंगे हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे ताकि आने वाले इलेक्शन माजी के इलेक्शन से बेहतर हो। लेकिन ये कहता चलूंगा, ये बड़ी अहम बात है, आपने कहा कि इसको यकीनी बनाएगी। मगर मुझे साथ साथ एक और बात बताइएगा जो जरा सी कंफ्यूजिंग हो गई है। पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल पाशा का धरनों के पीछे नाम लिया, फिर एक और इंटरव्यू में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम लिया कि वो धरनों के पीछे थे, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो भी धरनों के पीछे है पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए कि जो भी इसके मोहरकात थे, जो भी इसके पीछे थे, जो इन्वेस्टिगेट करे। अब जरा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि शहबाज शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं जो हमेशा ये एडवाइस करते हैं मियां साहब को कि आप ताल्लुकात बेहतर रखें, एस्टैब्लिशमेंट से बुरे ना करें। जनरल मुशर्रफ के वाक़े पर भी कहा जाता है कि उनकी यही राय थी कि मियां साहब को नहीं इस हद तक जाना चाहिए जिस हद तक वो गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, मामला क्या है? नहीं, शाहजेब साहब महल गालबन उसकी जो स्पिरिट है शहबाज साहब की या ख्वाजा आसिफ साहब की, ये तो नहीं होगी जो आप फरमा रहे हैं। अच्छा, मैं बता देता हूं, आपने कहा स्पिरिट अगर नहीं होगी तो मैं बयान पूरा बता देता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान यह है कि जियो के मामले पर जनरल ज़हीरुल इस्लाम नाराज थे हमसे और हमसे उन्होंने बदला लिया और इसलिए ये धरने के पीछे वो सारा का सारा मामला थे। पाशा साहब के हवाले से तो वो कह चुके हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब ने तो पार्लिमानी कमेटी बनाने का कहा है। नहीं, शाहजेब साहब हमारी माशाल्लाह हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक ही पेज पे है। मेरा ख्याल है कि ये इंडिविजुअल उनका ये एक्सप्रेस करना, आपने देखा कई लोगों ने अपने अपने सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस किया जब ये रिपोर्ट आई और बहुत नेचुरल है। और मैं समझता हूं कि उसको इस तरह ना पढ़ा जाए कि शायद मुस्लिम लीग नून कोई अब नया बाब खोलना चाहती है। मुस्लिम लीग नून जो है, मियां नवाज शरीफ साहब ने देखा कि जितने नेशनल चैलेंजेस हैं, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, चाहे वो आईनी तरामीम हो, कानूनी तरामीम हो आर्मी एक्ट में और दहशतगर्दी को निपटने के लिए, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और सी पैक, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की क़यादत को, हम तो जितने ऑड्स थे हमारे जनाब इमरान खान साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ, लेकिन आपने देखा कि जब पेशावर में स्कूल का वाक़या तो मियां नवाज शरीफ उनको भी उसी तरह इन्वाइट किया 17 दिसंबर को पेशावर में, 24 दिसंबर को उनको दोबारा इन्वाइट किया। तो हमारी पार्टी की लीडरशिप खुसूसन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मैंने इस कौम के जो चैलेंजेस हैं उनको हमने पूरी कोशिश के साथ निपटना है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मियां साहब क्लियर है कि उन्हें निपटना है और एक ऐसे वक्त में जब आप खुद कह रहे हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं और इस वक्त आपके लिए कोई बड़ा सियासी चैलेंज भी नजर नहीं आता। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में तो आपने कहा कि कुछ टारगेट इसलिए नहीं पूरे हुए कि धरना चल रहा था और इसलिए मामला थे, अब धरना नहीं है, कोई बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है, मैंडेट आपका दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है और मिलिट्री क़यादत के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो क्या मियां साहब अपनी सिमत बदलेंगे, गवर्नेंस के हवाले से कोई सिमत बदलेंगे? 27 माह हो गए, किसी एक वजीर का एहतसाब नहीं हुआ, किसी एक वजीर को फारिग नहीं किया, कोई नया वजीर इसलिए नहीं रखा गया कि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो और कॉम्पिटेंट समझा जाता हो। क्या मियां साहब अपनी सिमत बदलेंगे गवर्नेंस की? देखिए शाहजेब साहब, फिर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी कि सबसे पहले हमारे लिए जो पहला चैलेंज था, गवर्नेंस तो है, हमारी प्रायोरिटी है ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस एंड नो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी क्या थी, आप भूल गए हैं क्योंकि मेमोरी शॉर्ट होती है, कि पाकिस्तान वाज लीडिंग टुवर्ड्स ए डिफॉल्ट जून 14 में। ये हम नहीं, 2012 के एंड में प्रेडिक्शन हो चुकी थी, कैलकुलेटेड आपको नंबर्स दे दिए गए थे कि आपके रिजर्व फरवरी 14 में $8 बिलियन से कम चले जाएंगे, स्टेट बैंक के पास $3.25 बिलियन रह जाएंगे। वो हुआ और फिर आप जून 14 तक चूंकि एक्सटर्नल फ्लोज बंद हो जाएंगे, कोई आपके साथ काम नहीं कर रहा था, पाकिस्तान को नेगेटिव आउटलुक डिक्लेयर कर दिया गया था, रेटिंग नीचे जा चुकी थी, तमाम अदारों ने इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर दिया था पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से। हमारा पहला जो
पहला चैलेंज था, पहला गोल था कि उसको हमने डिफीट करना है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से उसको हमने ना सिर्फ 2014 में डिफीट किया, वही $3.25 अरब के जो रिजर्व थे स्टेट बैंक के, वो आज $13.6 अरब पे है। आपकी जो अपनी वजारत की कारकर्दगी है उसके हवाले से, हालांकि कुछ टारगेट मीट ना होने के बावजूद वो ऐसी है कि आपकी वजारत की तरफ से अच्छा परफॉर्म किया गया, मगर सारी वजारतों ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। मैं सबकी बात कर रहा था। नंदीपुर की बार बार डेडलाइन दी गई, नहीं पूरी की गई। एक्सपोर्ट्स के टारगेट जो थे उससे नीचे हैं। कोल पावर प्रोजेक्ट जिस तरीके से अनाउंस किए गए उस तरीके से नहीं बन रहे। एलएनजी का जितने प्रॉमिस किए गए थे, जितने बड़ी ख्वाब दिखाए गए थे, एलएनजी उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा। फॉरेन पॉलिसी के इतने बड़े चैलेंजेस हैं, फॉरेन मिनिस्टर मियां साहब ने नहीं लगाया, 2 एडवाइजर लगाए, कभी खबर आती है उनकी आपस में नहीं बनती, कभी खबर आती है उनकी ब्यूरोक्रेसी से नहीं बनती। ये जो चैलेंजेस हैं, 27 माह हो जाएं, किसी का एहतसाब ना हो, कोई नई इंडक्शन ना हो, सारे वजीर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मियां साहब ने ऐसे ही मुल्क चलाना है आगे। देखें शाहजेब साहब, फिर मैं वही अर्ज कर रहा था, लंबी बहस हो जाएगी। देखें कि प्राइम मिनिस्टर की जो आपने पहले इश्यूज की जिक्र किया, नंदीपुर या बिजली या इस तरह, वो तमाम एक कैबिनेट कमेटी और एनर्जी प्राइम मिनिस्टर ने सेटअप की। उसमें एनर्जी मिनिस्टर्स के अलावा दूसरे मिनिस्टर्स भी हैं, प्लानिंग भी हैं, मैं भी हूं, कुछ और लोग भी हैं, सेक्रेटरी साहबान भी हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद। यानी हमारे 3 जो ईज थे, जो हमने कहा था इकोनॉमी को हैंडल करेंगे, मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं, हम एनर्जी को हैंडल करेंगे, इंशाल्लाह ये हैंडल होगी दिसंबर 17 तक, और हम तीसरा जो एक्सट्रीमिज्म पे हैंडल करेंगे। हम तीनों को हेड ऑन लिए हुए हैं। इकोनॉमी पे अल्लाह के फजल से हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया उसको रिकग्नाइज कर रही है, टर्न अराउंड पाकिस्तान में आगे, अल्लाह करे इस पे हम मजीद मेहनत करें और बेहतर करें। एनर्जी के ऊपर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नवाज शरीफ खुद उसके ऊपर रेगुलर मीटिंग लेते हैं। आई एम श्योर यू आर प्रीवी टू दैट, और वो कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी है, और ये पहले कभी नहीं इस तरह की एक्सरसाइज हुई। मैं अपना सवाल रिफ्रेश कर देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन अवॉइड करें, मैं दोबारा कह देता हूं। ऐसा लगता है जैसे मियां नवाज शरीफ साहब फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किसी की अहलियत में और वफादारी में से किसका इंतखाब करना है, बल्कि वो वफादारी का इंतखाब किए हुए हैं पिछले 27 माह से, अहलियत का इंतखाब नहीं कर रहे। ये हो नहीं सकता सर कि 27 माह में सारे वजीरों की कारकर्दगी से खुश हों, किसी का एहतसाब नजर नहीं आता। अनाउंसमेंट हुई थी कि प्रेजेंटेशन होगी, वो प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो क्या मियां साहब ने फैसला करना है कि इस मुल्क को अहलियत से चलाना है, ना कि उनकी अपनी और उनकी पार्टी से वफादारी की बुनियादों पर चलाना है? देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने कई देखिए, एक तो हमारे KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और उसके ऊपर पूरी तरह हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक एक्सरसाइज होती है कि जो फंड्स जाते हैं उसका एक इंडिपेंडेंट ये है। एक प्राइम मिनिस्टर साहब अपना उनका इंप्लीमेंटेशन डिलीवरी यूनिट है, उनके तमाम मिनिस्ट्रीज के उनके सामने हदफ हैं, उसको वो फॉलोअप करते हैं। देखिए, ये चीजें ज्यादा पब्लिक नहीं की जाती है, लेकिन काम ये ना समझे कि काम नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर हैज हिज हैंड्स ऑन एवरीथिंग। लेकिन आप देख रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कुछ चेंजेस, कुछ रीशफल, कुछ पब्लिक को नजर आए, वो शायद उनके एजेंडे में हो। आई एम नॉट प्रीवी, लेकिन आई एम श्योर एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जितने चैलेंजेस इस वक्त तक आए हैं, अगर शायद ये धरना ना होता तो आज तक कुछ चीजें और फर्दर बेहतर होती। हम 5 महीने में जाए कि आपको पता है अगस्त से दिसंबर तक के। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इज बिल्कुल एब्सोल्युटली, जो उनकी डायरेक्शन है, जो उनकी सोच है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में 2012 का पाकिस्तान आज 2015 का पाकिस्तान नहीं है, उससे कहीं बेहतर है। आप भी मानते हैं, सारी दुनिया मान रही है। इंशाल्लाह 2018 का पाकिस्तान जो है, जब नए इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा कहीं बेहतर होगा इंशाल्लाह। इसाक डार साहब, बहुत शुक्रिया। इसाक डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे हुकूमत के आगे के प्लान्स पर, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर भी उनसे बात हुई। और अब बात करेंगे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने अंदरूनी मसाइल का शिकार नजर आती है। साथ साथ इसाक डार साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। खान साहब जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मसाइल से कैसे निकलेगी, बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब से एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर कशीदा होते नजर आ रहे हैं, और सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। और ये कशीदगी पैदा हुई है इन तमाम वाक़यात के बाद, जो रूसी शहर उफ़ा में पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में जो बेहतरी की उम्मीद पैदा हुई थी, वो आज भारतीय इल्ज़ामात के बाद फिर दम तोड़ती नजर आ रही है। भारतीय रियासत पंजाब में गुरदासपुर के पुलिस स्टेशन में आज भारतीय फौज की वर्दियां पहने 3 दहशतगर्द दाखिल हुए, और कई घंटे तक कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दों में मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में हमला आवरों समेत 11 अफराद मारे गए। पाकिस्तान ने भारत में होने वाली दहशतगर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, लेकिन भारत ने रिवायत बरकरार रखी और वाक़े के फौरन बाद बगैर किसी सबूत के, बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया।
भारतीय वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हमले के बाद सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ाने के अहकाम जारी कर दिए और ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा। इससे पहले भी भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जाम धर दिया, लेकिन बाद में होने वाली तहकीकात में हमला आवर भारतीय इंतहा पसंद निकले। भारतीय मीडिया में मुसलसल बात हो रही है, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो मूवमेंट वहां पर नई रिवाइव हो रही है उस हवाले से भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मगर एक पूरी तारीख मौजूद है ऐसे वाकयात की जिसमें वाकया हुआ, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया, बगैर तहकीकात के लगाया गया, मगर बाद में कुछ और साबित हुआ। 18 फरवरी 2007 को सबजोदा एक्सप्रेस पर हमले के बाद भारत ने दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया, लेकिन बाद में तहकीकात के बाद हमले में भारतीय पसंद ग्रुप मुलविस निकला और उसके बाद हमने देखा कि इस हवाले से कोई वो पेशरफ्त नहीं हुई जिस तरीके से भारत की तरफ से इल्जाम लगाया जाता था समझौता एक्सप्रेस के वाक़े पर। जब तहकीकात के बाद मामला उलट निकला तो तहकीकात उस तरीके से नहीं हुई, सजाएं उस तरीके से नहीं दी गई, मामला उस तरीके से नहीं उठाया गया जिस तरीके से भारत इल्जाम लगाता रहा था। 8 सितंबर 2006 को मरीगांव में होने वाले बम धमाकों में भी इल्जाम भारत ने पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन बाद में हमले में आरएसएस मुलविस निकली और यह साबित हुआ। 18 मई 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में होने वाले बम धमाकों में भी का इल्जाम पाकिस्तानी तंजीमों पर लगाया गया, पाकिस्तान से मुंसलिक जो तंजीमें भारत करता है उन पर लगाया गया, लेकिन बाद में खुद भारतीय तहकीकाती इदारों ने हमलों में भारतीय इंतहा पसंद ग्रुप आरएसएस के मुलविस होने का एतराफ किया। यहाँ पर नुक्ता यह है कि एक ऐसे वक्त में जब बहुत ज्यादा बयानबाजियों के बाद उफा में होने वाली मुलाकात के बाद कुछ लग रहा था कि बर्फ पिघलेगी, कुछ लग रहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, क्या वजह है कि तहकीकात का इंतजार नहीं किया गया? क्या वजह है कि वाक़े के फौरन बाद इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया? क्या वजह है कि इन तमाम बातों के बावजूद कि भारत में खुद बहुत ज़्यादा ऐसी तंजीमें मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी मूवमेंट मौजूद हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत के अपने अंदर के मामलात बताने के लिए काफ़ी हैं, उसके बावजूद फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। हमने आपको अभी कुछ वाक़यात बताए हैं जिसमें इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पर लगाया गया था, मगर बाद में पता चला कि खुद भारत की अपनी तंजीम इन वाक़यात में मुलविस है। इसके अलावा भी कई वाक़यात हैं जिसमें भारत ने बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बाद में इन हमलों में भारत ही में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप मुलविस निकले। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले मार गिराए जाने वाले ड्रोन के भारतीय हुदूद से दाखिल होने की तस्वीर और वीडियो जारी की है। यह भी बताया है कि कितनी बार पाकिस्तानी सरहदी हुदूद की जासूसी करने के लिए खिलाफ वर्जी की गई और भारतीय फौज की मौजूदगी इन वीडियोस में और इन तस्वीर में साफ नजर आ रही है। ISPR के मुताबिक ड्रोन से 6 तस्वीर मिली हैं जिससे इस ड्रोन के भारतीय होने की तस्दीक हो रही है। उड़ान के बाद ड्रोन कंट्रोल लाइन के पार पाकिस्तान की जासूसी करता रहा और ड्रोन ने पाकिस्तानी चौकी की तस्वीर भी खींची। इन दोनों वाकयात के बाद एक बार फिर पाक भारत सरहदी जो कशीदगी है उसमें इजाफा हो गया है और भारतीय हटदर्मी की वजह से नवंबर में होने वाली पाक भारत क्रिकेट सीरीज भी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज मंसूख करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद दोनों मुल्कों में बेहतर ताल्लुकात की जो उम्मीदें थी वो एक बार फिर दम तोड़ गई हैं। और ये भी बयान भारतीय क्रिकेट बोर्ड के तरफ से सामने आया कि जब तक दहशतगर्दी के वाकयात खत्म नहीं हो जाते तब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई सीरीज नहीं हो सकती। हालांकि आपके इल्म में होगा कि अब से कुछ दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि भारतीय तंजीम रॉ के पाकिस्तानी तंजीम के साथ ताल्लुकात हैं। यह खबर सामने आई थी कि बाकायदा तौर पर स्कॉटलैंड यार्ड को जो बयानात रिकॉर्ड कराए गए हैं और जो मुख्तलिफ मुल्जिम हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उनमें से एक मुल्जिम को खुद स्कॉटलैंड यार्ड ने एक रिटन दस्तावेज दी थी और उस दस्तावेज को बाद में स्कॉटलैंड यार्ड ने ओन भी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भारत की तंजीम रॉ की तरफ से पैसे मिलने की, भारतीय फंडिंग मिलने की जो है वो शवाहिद मौजूद है या फिर एतराफ़ किया गया है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से सीरीज मुलतवी करने के या इस किस्म के मामलात की अनाउंसमेंट नहीं की गई थी। इस सब पर बात करेंगे। AVM शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, साथ साथ BS जसवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, उनसे भी बात करेंगे, भारत से हमें ज्वाइन करेंगे। BS जसवाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइएगा, वाकया हुआ अफसोसनाक वाकया है, पाकिस्तान की तरफ से शदीद तनकीद भी की गई है, मजम्मत भी की गई है इस वाकये की कि वाकया नहीं होना चाहिए था, मगर बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर फिर इल्जाम लगाया गया है। क्या जो उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों उफा के वाकये के बाद, या फिर पाकिस्तान और भारत क्रिकेट खेलें ताल्लुकात बेहतर हों, वो क्या दम नहीं तोड़ जाएंगी ऐसे बगैर किसी तहकीकात के अगर इल्जाम लगाए जाएंगे? पहले तो मेरी गुस्ताखी माफ हो कि मैं उर्दू इतनी अच्छी तरह डेप्थ में नहीं समझता हूं, लेकिन जो आप कह रहे हैं मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। हाँ, ठीक कह रहे हैं कि जो
ओपिनियंस यहाँ पर हैं कि ये कार्रवाई जो है पाकिस्तान के सॉइल से की गई है, ये कई जगह ओपिनियन दिए जा रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि किसने किया है, कौन से ग्रुप ने किया है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। पहली चीज कि ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के सॉइल से किया गया है, ये एक्सट्रापोलेशन तब आते हैं जबकि पास्ट एक्सपीरियंस हो। ये पास्ट एक्सपीरियंस जो है दहशतगर्द का हमें पता है कि, और अफसोस है मुझे खुद को कि आपके यहाँ पर भी दहशतगर्दी का बहुत एक मसला है जो कि इट इज वेरी पेनफुल। लेकिन ये भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वहां से पाकिस्तान के सॉइल से लोग यहाँ पर आते हैं, हमारे यहाँ पे टेररिस्ट आते हैं और उन्होंने किया। तो ये जो एक्सट्रापोलेशन उस चीज के कारण किया है। जहां तक ताल्लुकात ये उफा के बाद में था, वहां पे एक बड़े अच्छे माहौल में बात की गई थी, जहां पे एक इशू बेस्ड मीटिंग नहीं थी। वो मीटिंग जो थी एक डिप्लोमेटिक कर्टसी के तौर के ऊपर, और वहां से स्टार्ट पॉइंट हुआ था कि हमारे एनएसए आपके उनसे मिलेंगे, आपके जो हमारे डीजीपी है, बीएसएफ है, आपके रेंजर्स के डीजी से मिलेंगे। लेकिन जब सजाद साहब वापस गए, उन्होंने जो बयानात वहां पे किए वो टोटली अलग थे जिस स्पिरिट में जो उफा में बात हुई थी। इस कारण ये थोड़े से जो रिलेशनशिप्स हैं वो सार हो जाते हैं। अच्छा सर, आपने कहा जैसे कि शुरुआत कर रहे हैं, माजी के वाकयात की वजह से आपने कहा जो एक्स्ट्रापोलेशंस हैं, माजद के साथ पाकिस्तान की भी कुछ इस हवाले से शिकायत रही हैं। जो मिस्र में शर्म शेख में मुलाकात हुई थी मनमोहन साहब की और गिलानी साहब की, उसमें बलूचिस्तान के हवाले से सबूत दिए गए थे। फिर मनमोहन सिंह साहब पर बड़ी तनकीद भी हुई थी जब वो भारत वापस गए। इसके अलावा आपने अगर हालिया तौर पर देखा हो कि स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ से लंदन में बाकायदा तौर पर यह बयान सामने आया कि हमने एक विटनेस के साथ ये मालूमात शेयर की हैं कि ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जिसके खिलाफ या यहाँ पर जो एक ऑपरेशन भी जारी है, जो एहतजाज भी करते रहते हैं, उनकी फंडिंग वहाँ रॉ की तरफ से हुई है। मगर इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर क्रिकेट की वो कैंसिल कर देना या इस किस्म के मामलात या ताल्लुकात खराब करना इंडिया की तरफ से हो रहा है। हालांकि अभी तहकीकात भी नहीं आई। मैंने अभी 3 मिसालें बताई हैं, समझौता एक्सप्रेस का वाकया हो, मलीगांव बॉम्बिंग का वाकया हो, हैदराबाद की मक्का मस्जिद का वाकया हो, इन सब के भी फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगा था, बाद में आरएसएस साबित हुई या फिर कोई और तंजीम साबित हुई। तो हिस्ट्री से ये नहीं सबक सीखना चाहिए कि फौरन इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, तहकीकात का इंतजार करना चाहिए? आपकी राय जो है बिल्कुल आपकी राय है और हो सकता है दुरुस्त है। लेकिन मैं जब एक्स्ट्रापोलेशंस की बात कर रहा हूं, जब एक तरफ जो है हम जो है अपना बस वहां पे जाके डिप्लोमेसी कर रहे हैं और दूसरी तरफ द गैंग ऑफ 4 वो आके हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, ये इसके कारण एक बहुत बड़ी चीज जो आ गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, हमारी तरफ से जो ट्रस्ट डेफिसिट है। मैं आपको ये साफ लफ्जों में कहना चाहूंगा कि जो आवाम है, पाकिस्तान के लोग हमारे यहाँ आते हैं, बड़ी अच्छी अपने माहौल में मिलते हैं। हमारे लोग वहां जाते हैं, खा वो क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं, वहां पे कई लोग मैंने सुना है जब चाय पीने के लिए बाहर जा रहे कहते हैं आज आप हिंदुस्तान से हैं, आपसे हम पैसे भी नहीं लेंगे। जो नॉर्मल आवाम है वो उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो सब चाहते हैं कि अच्छे ताल्लुकात हों। लेकिन कुछ एक कार्रवाइयां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ये लेटेस्ट उफा का जो है, वहां पे बड़ा अच्छा स्टार्ट था, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ये जो डिप्लोमेटिक तार है ये दोबारा प्लग इन हो जाए और दोबारा कनेक्शन इसमें शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही आपके जो वहां पे मिनिस्टर गए आपके वापस, उन्होंने जो बयानात दिए दे वर टोटली कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट जिसके तहत जो वहां पे बातचीत हुई थी। तो क्या हुआ, वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया। अगर ये बिल्कुल अधर्मित है यहाँ का जो तासुर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये कहा गया था कि जी कश्मीर को लेकर हर बात की जाएगी, कश्मीर को एक तरफ रखा नहीं जाएगा। मिनिस्टर साहब की तरफ से यह बयान दिया गया था, क्योंकि पाकिस्तान में तासुर यह है कि जैसे ही ओफा का वाकया हुआ, जो ना सिर्फ कंट्रोल लाइन पर बल्कि जो पाकिस्तान की वर्किंग बाउंड्री है उसकी भी खिलाफ वर्जी भारतीय फौज की तरफ से शुरू कर दी गई थी, जिसकी वजह से भी बहुत ज्यादा तनाज़ात हो गए थे। जो इंप्रेशन है वो बिल्कुल अलग है उस तरफ और इस तरफ। नहीं, आप देखिए कश्मीर के मसले के बारे में कोई भी जो है बात हुई नहीं थी बिल्कुल भी।
वहां पर, और उसको जाते ही वहां पे कहना चाहिए कश्मीर के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी, आपने फुल स्टॉप लगा दिया। क्या वो बात दुरुस्त है? जब जिस मसले पे कोई बात ही नहीं हुई है, पैरामीटर्स वर लेड डाउन कि हम जो ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो उस वक्त जो है ये कश्मीर के मसले को थोड़ा साइड पे रखना चाहिए था। लेकिन आपने जाते ही वहां पे जो है सारा का सारा जो बोल दिया। ठीक है, आपकी आपकी फिलॉसफी है, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जितना भी वहां पे गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया गया वो ठंडा पड़ गया। मतलब मगर आप समझते हैं कि जो वजीर हैं वो उनके जो बयानात हैं, एक तो एक हिस्टोरिक पोजीशन है पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से, उसके बाद तो अगर वुज़रा के बयान की वजह से आप समझते हैं, और वो भी जो डोमेस्टिक मीडिया को बयानात दिए गए हों उसकी वजह से अगर आप समझते हैं मामला ठंडा पड़ गया, तो भारत में तो वजीर की तरफ से यह भी कहा गया कि हम टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से देंगे। भारतीय वजीरों की तरफ से ही नहीं बल्कि वजीर आजम मोदी साहब की तरफ से बहुत ही सख्त बयानात दिए गए हैं। अभी जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो रहे थे उनमें भी वजीर आजम नवाज शरीफ ने, आपके इल्म में होगा कि जब से वो वजीर आजम बने हैं 27 माह में कोई एक बयान ऐसा नहीं है जो उनकी तरफ से इस नोयत का दिया गया हो जो ताल्लुकात खराब करता हो या उनके इलेक्शन से पहले विजन के खिलाफ हो। मोदी साहब तो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए डोमेस्टिक इलेक्शंस में बहुत ज्यादा सख्त बयान दे चुके हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये तो खैर गलत है कि हम टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से देंगे, ये आई एम 200% श्योर, ये कभी नहीं हमने कहा। उसका जवाब हम सख्ती से देंगे। ये तो बड़ा मशहूर जुमला है। मैं उम्मीद करता हूं अगर प्रोड्यूसर साहब के पास वो वीडियो मैं आपको वो सुना देता हूं कि टेररिज्म का जवाब टेररिज्म से देंगे, वो बड़ा मशहूर जुमला है। मगर अगर मेरे साथ नहीं जसपाल साहब, मेरे साथ एवीएम शहजाद चौधरी साहब भी मौजूद है, अगर उनका भी मैं मौक़िफ़ आपके साथ साथ मालूम कर लूं। शहजाद चौधरी साहब, पाक इंडिया के उसमें बात हो रही है, आज भारत में वाकया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त किस्म की मजम्मत की गई है कि दहशतगर्दी के ऐसे वाकयात नहीं होनी चाहिए और हम मजम्मत करते हैं। मगर जाहिर है जसपाल साहब भी कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री है उसकी वजह से इस किस्म की बातें होती हैं कि पाकिस्तान पर ये शकूक व शुबहात जाते हैं। आप समझते हैं कि माजी के कुछ वाकयात मैंने कोट किए, अगर आप देख रहे थे कि उसकी रोशनी में नताइज आने का इंतजार किया जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट इस किस्म की तनकीद हो जिससे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पाएंगे? देखिए, एक तो यह है कि भारत के अंदर जब भी बदकिस्मती से इस किस्म का कोई वाकया होता है तो उसके फौरन बाद इमीडिएटली वो लोग पाकिस्तान पर इल्जाम धर देते हैं, जब तक कि अभी उनका वो ऑपरेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ होता और उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई होती। ये जसवाल साहब जैसे लोग और इस किस्म के लोग जो कि हायर पोजीशंस पे रहे हैं, उनको पता है कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के कभी कोई बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो गलत साबित हो जाए। जिस तरीके से कि कोस्ट गार्ड का इनका एक बहुत बड़ा मामला था जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक कश्ती के ऊपर इल्जाम लगाया और फिर डीजी कोस्ट गार्ड को सैक करना पड़ा क्योंकि उसने झूठ बोला था और वो गलत स्टोरी थी जिसके ऊपर 2-3 खबरें चलती रही। इसी तरीके से जब हम अगर तारीख के पैराए में हर चीज को देखना चाहते हैं तो फिर तो 1971 भी आता है, फिर तो सियाचिन भी आता है, फिर तो ये भी आता है कि भारत बलोचिस्तान के अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ अमल पैरा है, फिर तो ये भी आता है कि जो अफगानिस्तान के अंदर ग्रुप्स हैं और वो किस तरीके से फाटा में इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। और फिर आपने 2-3 मिसालें दी जिस तरीके से कि पाकिस्तान की कुछ जमातों को या कुछ ग्रुप्स को भारत की तरफ से फंडिंग की जाती है, जिसके ऊपर के इंग्लैंड के अंदर इसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं और डिपोजिशंस हैं जो कि अवेलेबल हैं। अच्छा, मुझे क्यों लगता है कि बदकिस्मती से देखिए भारत ये भूल जाता है कि उनके यहाँ कम से कम 33 रिकॉर्डेड ऐसी तहरीकें, ऐसी इंसर्जेंसीज हैं जो एक वक्त चल रही हैं। यानी ये खुद जनरल साहब जानते हैं, ही नोज इट वेरी वेल, ये वहां के रहने वाले हैं, ही इज फ्रॉम द मिलिट्री, ही नोज के फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू पूरा ईस्ट और साउथ की तरफ जाते हुए कम से कम 250 के करीब जिले ऐसे हैं जो कि इस वक्त इंसर्जेंसी के अंदर है। खालिस्तान को अगर इन्होंने, देखिए मोदी साहब की पॉलिसीज बदकिस्मती से ऐसी रही हैं जहां पर इनकी माइनॉरिटीज इनसे एलियनेट हुई हैं, माइनॉरिटीज बहुत तंग हुई हैं। कश्मीर के अंदर देख लीजिए, सिखों के अंदर देख लीजिए, क्रिश्चियंस के अंदर मामला हुए और इसकी वजह से वहां पर एक इस किस्म का एक जज्बा आना। बहरहाल ये उनके अपने मसाइल हैं और हम ये देखते हैं कि जब भी इस किस्म का वाकया किया जाता है तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन आता है, लेकिन उसको पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए इस्तेमाल करना बदकिस्मती से एक ऐसा नेगेटिव अमल है। और फिर उसके लिए बेशुमार मिसालें दी जाती हैं कि जी ये हुआ जब बस गई और ये हुआ, भाई वो हो चुका, सियाचिन हो चुका। अगर पाकिस्तान एक बड़ा दिल रख के मूव करने के लिए तैयार है तो आप भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए, सब्र कर लीजिए, देख लीजिए उसको इन्वेस्टिगेशन। हम मुंबई का मिसाल दी जाती है, मुंबई का वाकया ऐसा था जहां पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। आपके यहां सारा एविडेंस है, मुकदमा आप चाहते हैं कि पाकिस्तान चलाए,
भाई जब आपके पास सब एविडेंस आपकी तरफ है, आपको जो आदमी को हैंग कर दिया आपने, जिन लोगों की आपने एविडेंसेस लिए उनको पाकिस्तानी डिफेंस लॉयर्स को क्रॉस एग्जामिन करने की इजाजत नहीं है, तो किस तरीके से कौन सा कोर्ट है दुनिया का जो कि उस किस्म की एविडेंस को एक्सेप्ट करेगा जो कि क्रॉस एग्जामिन नहीं होती? ये बेसिक असूल हैं जो वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि नियतों में खराबी है और नहीं आगे मूव करना चाहते, तो इसलिए भारत आगे मूव नहीं करेगा। वो बहाने ढूंढेगा आपके ऊपर इल्जाम लगाने के और ये कहने के कि पाकिस्तान की तरफ से ये खराबी की जाती है। पाकिस्तान बढ़ना चाहता है, छोटा मुल्क होते हुए भी आपके साथ बढ़ना चाहता है, लेकिन खुदारा कुछ आप भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाइए। साहब, आप इंडियन मिलिट्री के, आर्मी के बड़े हाई रैंक ऑफिसर रहे हैं। शहजाद चौधरी साहब पाकिस्तान एयरफोर्स के बड़े हाई रैंक ऑफिसर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें पता है कि ऐसी बातें बगैर तहकीकात के नहीं होती, इसलिए जरा तारीख से सबक सीखते हुए इस तरीके से इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। गुड इवनिंग मार्शल, हाउ आर यू? जी बहुत मेहरबानी जी, वेरी वेल, आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, नहीं, आई टोटली एग्री कि हर चीज की तहकीकात के बाद में ही जो है इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं, लेकिन कई एक चीजें ऐसे हैं जो डॉट्स ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहे हैं और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं डॉट्स को कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे आर्मी कमांडर नॉर्दर्न कमांड, मेरे खुद इंटेरोगेशंस मेरे सामने पुटअप होती थी, मैं पढ़ता था उनको। पूरी चीजों की एविडेंस है कि वहां से टेररिस्ट बेसिस से कहां पर है कहां नहीं है। हमारे पास साफ वो लोग नजर आते थे पिकेट से कि आज यहाँ पे जो है इतने लोग इसमें आए हैं। अब उसको अगर पाकिस्तान डिनाई करता है कि नहीं, ये नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। तो फिर क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान का ये एक एजेंडा है, नेशनल एजेंडा। पार्डन मी, दिस आई एम एक्सप्रेसिंग माय व्यू, कि पाकिस्तान का नेशनल एजेंडा है टू ब्लीड इंडिया। आप देखिए 78 में जब ज़ियाउल हक साहब ने जो वहां पे इस पे बयान दिया था, ऑप्टोपैक, हु इज एन इनका प्रिंस, जो फेजेस उन्होंने दिए थे वो पूरा पता है। अभी आपके मुशर्रफ साहब ने जो कारगिल में किया वो सबको पूरा पता है। द गैंग ऑफ 4 आपको पूरा किस्सा पता है। अशफाक हुसैन ने अपनी किताब में लिखा है, जनरल अजीज ने अपनी किताब में लिखा है, ब्रिगेडियर मसूद आलम उन्होंने जो है वो वहां पर जो 80 ब्रिगेड कमांडर थे, ये सब ने जो बताया है। मेरा कहने का ये मतलब ये है, देखिए, ब्लेम गेम कैन कंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू इफ द मैच्योर सोसाइटी, हम जो है इस चीज को, मसले को हल करने की कोशिश ना करें। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो छोटी छोटी कार्रवाइयां हो रही हैं, जितना भी काम हुआ होता है उससे खराब हो जाता है। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। शहजाद साहब, फाइनल कमेंट अगर आप देना चाहें। देखिए, मैं इन्होंने बहुत सारी मिसालें दी। मैं इनके यहाँ बरखा दत्त की किताब, प्रवीण साहनी की किताब, उसके बाद वीके सिंह जो इनके इस वक्त डिप्टी मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, उनकी व्हेन ही वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स का नाम लिया जहां पर कि उनको आर्मी फीड करती थी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते थे फ्रॉम कश्मीर। यानी 2004 के बाद, 2003 के बाद इनके अपने लोगों की, इंडियन एक्सप्रेस की खबरें और इनके आर्टिकल्स निकाल लीजिए शेखर गुप्ता की, और वो उसका कहना और इनके अपने आर्मी लीडर्स का कहना। ट्रैक 2 के अंदर इनकी हायरार्कीज जो फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरीज रह चुके और जो जनरल्स रह चुके, उनका कहना कि 2003 के बाद कश्मीर में जितना अमन आया है वो उससे पहले मौजूद नहीं था, और मुकम्मल तौर पर अमन है, मुकम्मल तौर पर अमन है। इस हद तक कि इन्होंने इलेक्शंस करवाए, इस हद तक कि वहां पर जो टूरिज्म है दोबारा रिस्टैब्लिश हुआ। यानी एक देखिए, 1999 के मामलात को लेके 2015 में अगर पॉलिसी बनाएंगे तो दे विल ऑलवेज बी एट फॉल्ट। उनको 2015 के मामलात को लेके, और मैं वो भी नहीं कहता, मैं कहता हूं 2003 के बाद ले लीजिए, 2003 के बाद के मामलात को लेके 2015 की पॉलिसी बनाए तो शायद ये ठीक होंगे, शायद ये रेलेवेंट होंगे। वरना ये जस्ट दे आर लिविंग इन अ लॉस्ट टाइम एंड दे नीड टू एक्चुअली रेक्टिफाई देयर पॉलिसी। और मेरा ख्याल है ये पुरानी बातें हो चुकी, आज की दुनिया बहुत अवेयर है, वो जानती है कि इंडिया क्या कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि इंडिया को भी अब जान जाना चाहिए। चौधरी साहब, जसवाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वाकया हुआ, पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत की गई है और रिवायत दोहराई गई है भारत की तरफ से कि बगैर तहकीकात के इल्जाम पाकिस्तान पर लगाए गए हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद मजीद स्टोरीज के साथ दूसरे के बाद आपसे मुलाकात होगी।
अब ना धरने हैं ना ही कोई सियासी इंतशार, अब कोई उज़ुर काम नहीं आ सकेगा। हुकूमत को अपने वादे अब सच साबित करके दिखाना होंगे। जुडिशल कमीशन के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात भी सामने आ गए। तहरीक इंसाफ दोहरी मुश्किलात का शिकार है। चित्राल से लेकर सखर तक सैलाब और बारिशों की तबाहकारियों ने हुकूमत और इदारों की कारकर्दगी का पर्दा चाक कर दिया है। इस बार भी पेशगी इक़दाम ना किए जा सके। मुल्ला उमर के गैर यकीनी मुस्तकबिल से अफगान तालिबान में इंतशार फैल गया। अब मुज़ाकरात का मुस्तकबिल भी गैर यकीनी हो सकता है। और जियो न्यूज के ब्यूरो चीफ फहीम सिद्दीकी पर अगवा के बाद तशद्दुद, तमाम सहाफियों के लिए खुली धमकी ही नहीं, सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। प्रोग्राम का आगाज आज करेंगे जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट से, लेकिन यहां हम ये जिक्र नहीं करेंगे कि इससे किसको नुकसान पहुंचा, किसके लिए जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट फायदेमंद साबित हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद को क्या करना चाहिए था और वजीर आजम नवाज शरीफ को क्या करना चाहिए था। इस जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर कैसा रद्द अमल उन्हें देना चाहिए था। आज हम बात करेंगे आगे की। हुकूमत जिसके लिए अब कोई चैलेंज नजर नहीं आता, एक नया पॉलिटिकल मैंडेट मिला है उन्हें, और उनका मैंडेट जो 2013 के इंतखाबात में उन्हें मिला था वो दुरुस्त साबित हो गया है। अब हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब हुकूमत के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात बेहतर नजर आते हैं, और हुकूमत की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसका जो सबसे बड़ा चैलेंज था उसमें भी हुकूमत कामयाब नजर आती है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद तो पूछेंगे हुकूमत के सबसे अहम वजीर से, जिन्हें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का दर्जा हासिल है या कहा जाता है, उनसे ज़रा पूछेंगे कि इस वक्त हुकूमत के क्या इरादे हैं, हुकूमत आवाम को और मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए क्या करेगी। लेकिन साथ साथ उनसे पूछेंगे कि आज असेंबली में उन्होंने बाकायदा तौर पर जो उनका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुआहिदा था, जिसके बाद ऑर्डिनेंस आया, जिसके बाद जुडिशल कमीशन बना, वो पढ़कर सुनाया, और उसमें ये कमिटमेंट थी कि अगर इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुरुस्त साबित हो गए, जुडिशल कमीशन ने फैसला नून लीग के खिलाफ दिया, तो नून लीग मुस्ताफी हो जाएगी। मगर अगर इल्जामात दुरुस्त साबित ना हुए, फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जामात के खिलाफ आया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इल्जामात वापस लेगी। और वो पूरा का पूरा पढ़कर सुना रहे थे और कह रहे थे हमें बड़ी मायूसी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि वो जुडिशल कमीशन का फैसला तो तस्लीम करते हैं, लेकिन अपने इल्जामात पर अभी तक कायम है। क्या वजह है कि उनकी तरफ से आज असेंबली में ये तकरीर की गई? इसकी वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शर्मिंदा करना। इसकी वजह है मुस्लिम लीग नून खुद एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टैंप लगाना चाहती है अपनी सक्सेस पर, या फिर और कोई इसकी वजह है। इसके अलावा हम ये भी पूछेंगे कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बातें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से की गई हैं कि धरनों के पीछे कौन था, ये मामला क्या है। साथ साथ पूछेंगे कि आगे जाके हुकूमत के इरादे क्या हैं और किस तरीके से मियां साहब अपनी गवर्नेंस बेहतर करने का इरादा रखते हैं। इसहाक डार साहब वफाकी वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद हैं। इसहाक डार साहब, बहुत शुक्रिया करने के लिए। आज आपने असेंबली में तकरीर की, इसके जो नकात हैं आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुआहिदे के, ये आप सामने ले आए। जब फैसला आ गया, आपके हक में आ गया, यह कह दिया गया उस फैसले में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्जामात गलत थे, यह साबित हो गया कि 2013 के इंतखाबात में आपका मैंडेट दुरुस्त था, उसके बावजूद जब आप इस किस्म की तकरीर करें तो यह क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शर्मिंदा करने के लिए है, अपनी जो सियासी फतह है उस पर एक और स्टैंप लगाने के लिए है, असेंबली में तकरीर करके किस लिए है सर? नहीं शाहजेब साहब, इस तरह नहीं है। हमारी जो एक बड़ी लंबी उसकी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि जो हमारा मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग एंड अकॉर्ड जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, जिसके साथ ही जो ऑर्डिनेंस हुआ था वो अनेक्शर लगा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट के यानी बुनियाद पे ये कमीशन बना और फिर कमीशन जो है उसका अपना रिपोर्ट आई। उसमें 4.2 सेक्शन 4.2 वो उसमें वो लिखा हुआ है कि अगर 4.1 ये है कि अगर कमीशन की डिटर्मिनेशन जो है वो पीटीआई के हक में और पीएमएलएन के खिलाफ होगी, तो फिर हम फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन नया उसको 58(1) कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के तहत प्राइम मिनिस्टर कॉल करेंगे, और चारों सूबाई असम्बलियां जो चीफ मिनिस्टर है वो भी गालबन आर्टिकल 112 के तहत वो भी उसी तरह चारों प्रोविंशियल असम्बलीज का भी इलेक्शन नया कॉल करेंगे।
तो ये था 4.1 सेक्शन, जिसका मतलब ये था कि अगर पीटीआई के हक में होता और ये डिटरमिन होता कि इलेक्शन लोगों का फ्री एंड फेयर जो मैंडेट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता ओवरऑल बेसिस के ऊपर, तो फिर ये होना था। सेक्शन 4.2 जो है उसमें लिखा है कि अगर ये डिटरमिन होता कि इलेक्शन ओवरऑल बेसिस पे फ्री फेयर हुआ है और ये डिटर्मिनेशन वर्चुअली, जिसका मतलब पीटीआई के अगेंस्ट होगी, ऑल एलिगेशंस शैल स्टैंड विथड्रॉन। ये उनको हमने नहीं कहा कि आप करें, ये ऑलरेडी दे स्टैंड विथड्रॉन, देयर सिग्नेटरी। ये शाह महमूद कुरैशी साहब और जहांगीर तरीन साहब ने पीटीआई की तरफ से उस कागज पे 1 अप्रैल 2015 को ये दस्तखत हुए थे अकॉर्ड, और उसके ऊपर उन दोनों के दस्तखत है। और हमारी पार्टी की तरफ से जनाब इकबाल जफर झगड़ा जो जनरल सेक्रेटरी और मेरे दस्तखत हैं। और उसके चूंकि 2 असेंबलियां पीटीआई और पीएमएलएन के डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो एक बलोचिस्तान की थी और एक सिंध की थी। बलोचिस्तान में डॉक्टर मालिक साहब ने नेशनल पार्टी के बिहाफ पे उसको अफर्म किया हुआ है नीचे, और रहमान मलिक साहब ने पीपल्स पार्टी और जिरका की तरफ से उसने उसको अफर्म किया हुआ है। तो वर्चुअली इसी 4.1 में लिखा था कि वो जैसे वो असेंबलियां जो हैं, नेशनल असेंबली का भी दोबारा होगा, प्रोविंशियल का भी होगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन उनके खिलाफ आती है और इलेक्शन फ्री एंड फेयर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल कंक्लूजन यही है, तो उसके बाद नंबर 1 ऑल एलिगेशन शैल स्टैंड विथड्रॉन, तो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो चुके हैं। हमें सिर्फ इस वजह से क्लैरिफाई करना पड़ा क्योंकि खान साहब ने फरमा दिया कि मेरे एलिगेशंस वो स्टैंड करते हैं। वो एक मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी है, ऑनरेबल भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है। तो मुझे उस आज डॉक्यूमेंट नेशनल असेंबली के फ्लोर पे उसको पढ़ना पड़ा और हम उसको भी सर्कुलेट कर रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि खान साहब अगर ना कहते तो ये अज्यूम्ड था कि जो एलिगेशंस हैं वो विड्रॉ हो चुके हैं, क्योंकि खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसलिए आपको कहना पड़ा। मगर मुझे साथ साथ ये बताइएगा, और बतौर सीनियर वजीर के, और अज्यूम किया जाता है कि आप इतने ताकतवर वजीर हैं कि वर्चुअली आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आप ये वर्ड दे सकते हैं इस कौम को मियां साहब के बिहाफ पे या हुकूमत के बिहाफ पे कि जब अगले इंतखाबात होंगे तो ये भी नहीं होगा कि कोई ये कह रहा हो और आपकी हुकूमत मेक श्योर करेगी कि इस किस्म के इस्लाहात करे कि फॉर्म 15 के मसले थे, थैलों में सबूत ना होने के मसले थे, एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स छपने के और उनकी छपाई में के पीछे क्या मामला है इसके मसले थे, कोई ये सवालात भी ना उठा सके, अगले इंतखाबात इतने जबरदस्त कराएंगे, क्या ये वर्ड दे सकते हैं आप? शाहजेब साहब, हमारे वजीर आजम साहब इस पे कमिटेड हैं, मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह कमिटेड है। हमारा मैनिफेस्टो इलेक्शन जाने से पहले अवाम के साथ हमारी कमिटमेंट है। और आपने देखा कि ये अकॉर्ड और तो बहुत बाद में हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बहुत पहले लिख दिया था स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली को कि आप दोनों हाउसेज की कमेटी बनाए, पार्लियामेंट्री कमेटी इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए, और वो काम कर रही है। आप मुझे बताएं कि करीबन 1 साल में 36 मीटिंग्स हो चुकी हैं, 3 दर्जन। तो हमारी तो, और उसमें 4400 सफात पे मुश्तमिल रिकमेंडेशंस थी, और उसमें हमने क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पार्लियामेंटेरियंस, हर एक को हमने कंसल्ट किया है। मेरी तो यहां तक ख्वाहिश है, और कल इंशाल्लाह कमेटी की जो मीटिंग हो जाए उसके बाद अपने व्यूज देंगे कि इंशाल्लाह ये हम कौम के साथ हमारी कमिटमेंट है कि इंशाल्लाह जितने शफाफ इलेक्शन माजी को सामने रखते हुए, तजर्बात को सामने रखते हुए, शॉर्ट कमीज को सामने रखते हुए, ये जो रिपोर्ट आई है इसको भी कल मेरे एजेंडे में शामिल है कि इसको फॉर्मली रिकॉर्ड के ऊपर इस रिपोर्ट को हम सब कमेटी जिसमें लॉर्ड्स मेनली तमाम पार्टीज के मौजूद हैं उनको रेफर करेंगे कि आप ये कंपेयर करें कि इसमें जो शॉर्ट कमीज हैं क्या आपने इसको ऑलरेडी अब तक जो काम किया 80% के करीब उसको एड्रेस किया है, अगर किया है तो ठीक है, नहीं कोई चीज रहेगी तो उसको आप देखें। तो बिल्कुल हमारी वजीर आजम साहब की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से मैं आपको बिल्कुल ये कमिटमेंट देता हूं कि इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून बिल्कुल क्लियर है, तमाम को साथ लेके चलेगी, और इसमें आईनी अगर इस्लाहात की जरूरत होगी, कानूनी इस्लाहात की जरूरत होगी, जो रिफॉर्म्स होंगे हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे ताकि आने वाले इलेक्शन माजी के इलेक्शन से बेहतर हो। लेकिन ये कहता चलूंगा, ये बड़ी अहम बात है, आपने कहा कि इसको यकीनी बनाएगी। मगर मुझे साथ साथ एक और बात बताइएगा जो जरा सी कंफ्यूजिंग हो गई है। पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल पाशा का धरनों के पीछे नाम लिया, फिर एक और इंटरव्यू में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम लिया कि वो धरनों के पीछे थे, फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो भी धरनों के पीछे है पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए कि जो भी इसके मोहरकात थे, जो भी इसके पीछे थे, जो इन्वेस्टिगेट करे। अब जरा कंफ्यूजिंग इसलिए है कि शहबाज शरीफ साहब एक ऐसी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं जो हमेशा ये एडवाइस करते हैं मियां साहब को कि आप
ताल्लुकात बेहतर रखें एस्टैब्लिशमेंट से, बुरे ना करें। जनरल मुशर्रफ के वाक़े पर भी कहा जाता है कि उनकी यही राय थी कि मियां साहब को नहीं इस हद तक जाना चाहिए जिस हद तक वो गए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, मामला क्या है? नहीं, शाहजेब साहब महल गालबन उसकी जो स्पिरिट है शहबाज साहब की या ख्वाजा आसिफ साहब की, ये तो नहीं होगी जो आप फरमा रहे हैं। मैं बता देता हूं, आपने कहा स्पिरिट, अगर नहीं होगी तो मैं बयान पूरा बता देता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान यह है कि जियो के मामले पर जनरल ज़हीरुल इस्लाम नाराज थे हमसे और हमसे उन्होंने बदला लिया और इसलिए ये धरने के पीछे वो सारा का सारा मामला थे। पाशा साहब के हवाले से तो वो कह ही चुके हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब ने तो पार्लियामानी कमेटी बनाने का कहा है। नहीं शाहजेब साहब, हमारी माशाल्लाह हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक ही पेज पे है। मेरा ख्याल है कि ये इंडिविजुअल उनका ये एक्सप्रेस करना, आपने देखा कई लोगों ने अपने अपने सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस किया जब ये रिपोर्ट आई और इस बहुत नेचुरल है। और मैं समझता हूं कि उसको इस तरह ना पढ़ा जाए कि शायद मुस्लिम लीग नून कोई अब नया बाब खोलना चाहती है। मुस्लिम लीग नून जो है, मियां नवाज शरीफ साहब, आपने देखा कि जितने नेशनल चैलेंजेस हैं, चाहे वो नेशनल एक्शन प्लान हो एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, चाहे वो आईनी तरामीम हो, कानूनी तरामीम हो आर्मी एक्ट में और दहशतगर्दी को निपटने के लिए, चाहे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और सी पैक, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की क़यादत को, हम तो जितने और थे हमारे जनाब इमरान खान साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ, लेकिन आपने देखा कि जब पेशावर में स्कूल का वाक़या तो मियां नवाज शरीफ ने उनको भी उसी तरह इन्वाइट किया 17 दिसंबर को पेशावर में, 24 दिसंबर को उनको दोबारा इन्वाइट किया। तो हमारी पार्टी की लीडरशिप, खुसूसन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मैंने इस कौम के जो चैलेंजेस हैं उनको हमने पूरी कोशिश के साथ निपटना है। दरअसल आपने कहा कि मियां साहब क्लियर है कि उन्हें निपटना है, और अब एक ऐसे वक्त में जब आप खुद कह रहे हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं और इस वक्त आपके लिए कोई बड़ा सियासी चैलेंज भी नजर नहीं आता। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में तो आपने कहा कि कुछ टारगेट इसलिए नहीं पूरे हुए कि धरना चल रहा था और इसलिए मामला थे। अब धरना नहीं है, कोई बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है, मैंडेट आपका दुरुस्त तस्लीम कर लिया गया है और मिलिट्री क़यादत के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो क्या मियां साहब अपनी सिमत बदलेंगे, गवर्नेंस के हवाले से कोई सिमत बदलेंगे? 27 माह हो गए, किसी एक वजीर का एहतसाब नहीं हुआ, किसी एक वजीर को फारिग नहीं किया, कोई नया वजीर इसलिए नहीं रखा गया कि वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट हो और कॉम्पिटेंट समझा जाता हो। क्या मियां साहब अपनी सिमत बदलेंगे गवर्नेंस की? देखिए शाहजेब साहब, फिर बड़ी लंबी बहस हो जाएगी कि सबसे पहले हमारे लिए जो पहला चैलेंज था, गवर्नेंस तो है, हमारी प्रायोरिटी है ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस एंड नो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी क्या थी, आप भूल गए हैं क्योंकि मेमोरी शॉर्ट होती है, कि पाकिस्तान वाज लीडिंग टुवर्ड्स ए डिफॉल्ट जून 14 में। ये हम नहीं, 2012 के एंड में प्रेडिक्शन हो चुकी थी, कैलकुलेटेड आपको नंबर्स दे दिए गए थे कि आपके रिजर्व फरवरी 14 में $8 बिलियन से कम चले जाएंगे, स्टेट बैंक के पास $3.25 बिलियन रह जाएंगे। वो हुआ, और फिर आप जून 14 तक चूंकि एक्सटर्नल फ्लोज बंद हो जाएंगे, कोई आपके साथ काम नहीं कर रहा था, पाकिस्तान को नेगेटिव आउटलुक डिक्लेयर कर दिया गया था, रेटिंग नीचे जा चुकी थी, तमाम अदारों ने इंटरनेशनल ने पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर दिया था पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से। हमारा पहला चैलेंज था, पहला गोल था कि उसको हमने डिफीट करना है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से उसको हमने ना सिर्फ 2014 में डिफीट किया, वही $3.25 अरब के जो रिजर्व थे स्टेट बैंक के, वो आज $13.6 अरब पे है। आपकी जो अपनी वजारत की कारकर्दगी है उसके हवाले से, हालांकि कुछ टारगेट मीट ना होने के बावजूद वो ऐसी है कि आपकी वजारत की तरफ से अच्छा परफॉर्म किया गया, मगर सारी वजारतों ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया। मैं सबकी बात कर रहा था। नंदीपुर की बार बार डेडलाइन दी गई, नहीं पूरी की गई। एक्सपोर्ट्स के टारगेट जो थे उससे नीचे हैं। कोल पावर प्रोजेक्ट जिस तरीके से अनाउंस किए गए उस तरीके से नहीं बन रहे। LNG का जितने प्रॉमिस किए गए थे, जितने बड़ी ख्वाब दिखाए गए थे, LNG उस तरीके से आगे नहीं बढ़ा। फॉरेन पॉलिसी के इतने बड़े चैलेंजेस हैं, फॉरेन मिनिस्टर मियां साहब ने नहीं लगाया, 2 एडवाइजर लगाए, कभी खबर आती है उनकी आपस में नहीं बनती, कभी खबर आती है उनकी ब्यूरोक्रेसी से नहीं बनती। ये जो चैलेंजेस हैं, 27 माह हो जाए, किसी का एहतसाब ना हो, कोई नई इंडक्शन ना हो, सारे वजीर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मियां साहब ने ऐसे ही मुल्क चलाना है आगे। देखिए शाहजेब साहब, फिर मैं वही अर्ज कर रहा था, लंबी बहस हो जाएगी। देखें कि प्राइम मिनिस्टर की जो आपने पहले इश्यूज की जिक्र किया, नंदीपुर या बिजली या इस तरह, वो तमाम एक कैबिनेट कमेटी और एनर्जी प्राइम मिनिस्टर ने सेटअप की। उसमें एनर्जी मिनिस्टर्स के अलावा दूसरे मिनिस्टर्स भी हैं, प्लानिंग भी हैं, मैं भी हूं, कुछ और लोग भी हैं, सेक्रेटरी साहबान भी हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद, यानी हमारे 3
जो ईज थे, जो हमने कहा था इकोनॉमी को हैंडल करेंगे, मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं, हम एनर्जी को हैंडल करेंगे, इंशाल्लाह ये हैंडल होगी दिसंबर 17 तक। और हम तीसरा जो एक्सट्रीमिज्म पे हैंडल करेंगे। हम तीनों को हेड ऑन लिए हुए हैं। इकोनॉमी पे अल्लाह के फजल से हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया उसको रिकग्नाइज कर रही है। टर्न अराउंड पाकिस्तान में आगे अल्लाह करे, इस पे हम मजीद मेहनत करें और बेहतर करें। एनर्जी के ऊपर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम नवाज शरीफ खुद उसके ऊपर रेगुलर मीटिंग लेते हैं। आई एम श्योर यू आर प्रीवी टू दैट। और वो कैबिनेट कमेटी एनर्जी है और ये पहले कभी नहीं इस तरह की एक्सरसाइज हुई। मैं अपना सवाल रिफ्रेश कर देता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन अवॉइड करें, मैं दोबारा कह देता हूं। ऐसा लगता है जैसे मियां नवाज शरीफ साहब फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें किसी की अहलियत में और वफादारी में से किसका इंतखाब करना है, बल्कि वो वफादारी का इंतखाब किए हुए हैं पिछले 27 माह से, अहलियत का इंतखाब नहीं कर रहे। ये हो नहीं सकता सर कि 27 माह में सारे वजीरों की कारकर्दगी से खुश हों, किसी का एहतसाब नजर नहीं आता। अनाउंसमेंट हुई थी कि प्रेजेंटेशन होगी, वो प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो क्या मियां साहब ने फैसला करना है कि इस मुल्क को अहलियत से चलाना है, ना कि उनकी अपनी और उनकी पार्टी से वफादारी की बुनियादों पर चलाना है? देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने कई देखिए, एक तो हमारे KPIs हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, और उसके ऊपर पूरी तरह हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक एक्सरसाइज होती है कि जो फंड्स जाते हैं उसका एक इंडिपेंडेंट ये है। एक प्राइम मिनिस्टर साहब अपना उनका इंप्लीमेंटेशन डिलीवरी यूनिट है, उनके तमाम मिनिस्ट्रीज के उनके सामने हदफ हैं, उसको वो फॉलो अप करते हैं। देखिए, चीजें ज्यादा पब्लिक की जाती है, लेकिन काम ये ना समझे कि काम नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर हैज हिज हैंड्स ऑन एवरीथिंग। लेकिन आप देख रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी कुछ चेंजेस, कुछ रीशफल, कुछ पब्लिक को नजर आए, वो शायद उनके एजेंडे में हो। आई एम नॉट प्रीवी, लेकिन आई एम श्योर एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जितने चैलेंजेस इस वक्त तक आए हैं, अगर शायद ये धरना ना होता तो आज तक कुछ चीजें और फर्दर बेहतर होती। हम 5 महीने में जाए कि आपको पता है अगस्त से दिसंबर तक के। तो मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इज बिल्कुल एब्सोल्युटली, जो उनकी डायरेक्शन है, जो उनकी सोच है, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में 2012 का पाकिस्तान आज 2015 का पाकिस्तान नहीं है, उससे कहीं बेहतर है। आप भी मानते हैं, सारी दुनिया मान रही है। इंशाल्लाह 2018 का पाकिस्तान जो है, जब नए इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा कहीं बेहतर होगा इंशाल्लाह। इसाक डार साहब, बहुत शुक्रिया। इसाक डार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे हुकूमत के आगे के प्लान्स पर, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पर भी उनसे बात हुई। और अब बात करेंगे हम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने अंदरूनी मसाइल का शिकार नजर आती है। साथ साथ इसाक डार साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। खान साहब जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मसाइल से कैसे निकलेगी, बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब से एक ब्रेक के बाद।